हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी सिलेबस पर आधारित हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं घटना चक्र की बुक से। तो आज की सीरीज़ में हमारा जो सिलेबस क्रमांक नंबर है वह है सिलेबस क्रमांक नंबर 4, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का है। और यहाँ से 5 प्रश्न 5 नंबर की पूछे जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है दोस्तों वह है सिलेबस क्रमांक नंबर 1, सिलेबस क्रमांक नंबर 2, 3 और सिलेबस क्रमांक नंबर 15वां जो लास्ट का है, जिसमें कि तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 तालिकाएं आपके एग्जाम में आएंगी और प्रत्येक तालिकाओं से जो है 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, जो कि आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में टॉपिक दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, ये सारी चीज़ें जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह टू द पॉइंट नोट वाले में कवर है। ठीक है, तो लेक्चर को आप ज़रूर कवर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो रहा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा वह 2012 से 17 के प्रमुख कोर संकेतक निम्नलिखित हैं। जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8%, कृषि में वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, ये सभी जो है वो टारगेट रहे। ठीक है, तो एक्चुअली यह प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो 12 से 17 पंचवर्षीय योजना का टाइम रहा, लेकिन अब जो आपको एग्ज़ाम की पर्पज़ से पढ़ना है वो है कि पाँचों पंचवर्षीय जो सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको कवर कर लीजिए, उनका क्या मुख्य उद्देश्य रहा, साथ ही साथ वह किस वर्ष में संबंधित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप टू द पॉइंट नोट वाली वीडियो से ज़रूर कवर कीजिएगा। ठीक है, जो घटना चक्र सामान्य अध्ययन सामग्री की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको ज़रूर, उसमें जो है कवर है, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, जब तक आप टू द पॉइंट नोट को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, अगर एमसीक्यू के सॉल्व चक्कर में लगेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के साथ साथ व्याख्याएं तो कवर ही की जा रही, लेकिन उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा जगेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्तर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20,000 रुपये। ठीक है, ये रहा जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 97 से 2000 के बीच का। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई जो पारिवारिक वार्षिक आय का स्तर है वह 20,000 रुपये है, तथा उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, उनके पास टीवी रेफ्रिजरेटर ना हो। 9 पंचवर्षीय योजनाओं में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे और वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना का कार्य भी प्रारंभ किया और वर्तमान में इसी आंकड़ों के मुताबिक सरकारी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं। कौन सा? तो इकोनॉमिक सेंसस जो रहा आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल जो आपका होता है सेंसस 2011। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी तक जो है जो सारी सुविधाएं प्राप्त कराई जा रही हैं बीपीएल परिवारों को, वो इसी बेस पे है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हरित क्रांति से संबंधित कि हरित क्रांति का आंदोलन जो है वो कब से कब तक चला, हरित क्रांति आंदोलन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वर्ष 1967 से लेकर के 90 तक। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो वर्ष 1966 ईस्वी में। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से 1979-80 तक एवं विकसित हरित क्रांति जो रही, यानी जो डेवलप हुआ हरित क्रांति का मान के चलिए वह 1980 से 81 के बीच से लेकर के 89 से 90 तक चली थी
विकसित हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1965 से 66 यानी 1965 से लेकर 81 तक चला रहा। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का पिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये माना जाता है EMS स्वामीनाथन को, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों का जो है वो विकास किया। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से। ठीक है, देख रहे हैं आप कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कहीं एक क्वेश्चन कहीं दो क्वेश्चन। ठीक है, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2017-18 के दौरान। और यह जो है 2018 में पेपर हुआ था, तो उस समय की करंट सिचुएशन के हिसाब से यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो 2017-18 का डाटा, ठीक है, तो अभी जो है लेटेस्ट आपको देखना है, वर्ष 2018-19 के दौरान विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है द्वितीय स्थान पर और पाकिस्तान वहीं पर तीसरे नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। तो याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है 2017-18 के दौरान जब डाटा इशू हुआ था तो उसमें भी भारत ही था। और 2018-19 के दौरान जो डाटा जो है इशू हुआ उसमें भी आप देखेंगे कि भारत ही प्रथम स्थान पर रहा। तो लेटेस्ट क्या है कि भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से पहला है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन का काफ़ी क्रेज रहा, बहुत सारे लोग जो अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया रहा होगा बिटकॉइन में, समझ रहे हैं। तो बिटकॉइन क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, डिजिटल करेंसी है एक तरह से, आप जानते हैं, जैसे कि रुपया है, मनी है, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिल जाएंगे, कैश इन हैंड कर लेंगे आप। ठीक है, लेकिन जो बिटकॉइन है एक तरह से वो आभासी मुद्रा है। ठीक है, और डिजिटल मुद्रा का ही एक रूप है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है और यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। और ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, मतलब आभासी मुद्रा है। ठीक है, जो कि आप एक तरह से देखेंगे कि बस कंप्यूटर में एक तरह से जो डिजिटल के रूप में ही दिखेगी, 1 to 10 लाख करोड़। ठीक है, इस तरह में। तो एक्चुअली क्या है कि अभी इंडिया में जब बिटकॉइन की शुरुआत जब 2012 में देखे होंगे आप, हुई थी। ठीक है, और उस समय काफ़ी क्रेज रहा। उसके बाद फिर बीच में न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बिटकॉइन को सरकार ने बैन कर दिया था। फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट से डिसीज़न फिर आया, फिर जो है वो बैन हट गया, समझ रहे हैं। लेकिन यह जो है यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क पर, यहाँ पर किसी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप शेयर वर्ग में देखते हैं तो शेयर के लिए एक जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी बॉडी है, सेबी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन डिजिटल मुद्रा के लिए कोई जो है यहाँ पर अपने इंडिया में ना तो है, ना तो लगता है आगे कोई संभावना है। ठीक है, तो ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड मुद्रा है, समझिए आप। आगे चलते हैं, बस इतना ही समझिए। अगर बिटकॉइन पूछा जाता है क्या है, तो एक आभासी मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना। ठीक है, या कम करना। ठीक है, तो अवमूल्यन या वगैरह जो है, डिवैल्यूएशन वगैरह जो है, एक तरह से आप देखेंगे ये इकोनॉमिक के बेसिक टर्म हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना, ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन करने वाले देश की आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको आयात करनी है, बाहर के देशों से मंगानी है, तो उसकी जो कीमत है
वो जो है ज़्यादा होती है अपने देश की कोई सामान अगर आप निर्यात करते हैं उसके मुकाबले। तो और देश के भुगतान की संतुलन की जो स्थिति में सुधार होता है, ठीक है, किससे? अवमूल्यन से। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यम 1 आपने पढ़ा, यम 2, यम 3, यम 4, ये सारी चीज़ें बेसिक में आपने पढ़ी हैं। तो यम 1 इज इक्वल टू क्या है? यम 2, यम 3, यम 4, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास। पहला है यम 1 इज इक्वल टू जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। दूसरा आता है यम 4 इज इक्वल टू यम 3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। तो इसमें सही कथन क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही कथन होगा केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य, ठीक है, यम 1 क्या है? यम 0, यम 1, यम 2, यम 3, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इज इक्वल टू क्या है, इसको आप एक बारी ज़रूर रीड करिएगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यम 0 बराबर चलन में मुद्रा प्लस बैंकों का आरबीआई के पास जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा है। यम 1 बराबर क्या होता है? जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए टाइम लगेगा, तो ये हम लोग यहाँ पर केवल और केवल जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बेसिक टर्म आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जो है इस पर बना दूंगा एक वीडियो स्पेशली, ठीक है। यम 2 बराबर है यम 1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत है। यम 3 बराबर यम 1 प्लस जनता की बैंकों के पास सावधि जमा है, ठीक है। तो इन तीनों चारों को जो है एक बारी आप दिमाग में रीड करते रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर पूछ ली जाती हैं तो वहाँ कौन सा आंसर आपको क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखना है, और अगर आपको मालूम रहेगा तो आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, पीडीएफ जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता, पहला ऑप्शन दे रखा है कि यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संदर्भ में या संबंध में समस्त सीमाओं की उन्मूलन को संदर्भित करता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह भारत में, तीसरा जो कथन है कि यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसमें जो तीनों के तीनों जो कथन है दोस्तों वो सही हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, वर्धित एसएलआर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? सही जवाब होगा आपका चालू अनुपात, करंट रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। तो फैक्ट के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है वह वर्ष किस वर्ष में? वर्ष 1969 ईस्वी में, 1969 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, देखिए पहली बार तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ रहा, ठीक है। तो दूसरी बार पूछा जा रहा है कि कितना बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6। साथ ही इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पहले 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था।
वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए, जिनमें कुल 12 सरकारी बैंक हैं। देखिए, आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि आपको याद रखना है कि पहली बार राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था, तो वर्ष 1969 में 14 बैंकों का किया गया। बाद में दोबारा हुआ था 1980 में, वो जो है 6 का। ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना है कि अब जो वर्तमान स्थिति है ना, कि अभी देखना आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है 10 बैंकों का जो है वो विलय कर दिया है 4 बड़े सरकारी बैंकों में। तो अब जो वर्तमान में स्थिति है ना, टोटल कितने बैंक हैं सरकारी, तो वो हैं 12 सरकारी बैंक है। ये करंट सिचुएशन है, ये सब चीज़ें आप करंट में भी पढ़ेंगे। और हमने टू द पॉइंट नोट में ये भी कवर किया है दोस्तों कि कौन कौन से बैंक इसके साथ मर्ज हुए हैं, और ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, याद रखने हैं। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेश की थी? इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले किस बैंक ने? सही जवाब होगा आपका ICICI बैंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ATM का सर्वप्रथम भारत में जो संचालन हुआ था वह वर्ष 1987 ईस्वी में किस बैंक के द्वारा? तो HSBC बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो देखिए, जो लिस्ट है सार्वजनिक बैंक और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है, उनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने टू द पॉइंट नोट में कवर कर रखा इन सारी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा अब एक्चुअली क्या है कि ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी आप ले लो यूको बैंक। कौन सा? यूको बैंक। ठीक है। और ऑप्शन डी आप ले लो फेडरल बैंक लिमिटेड। कौन सा? फेडरल बैंक लिमिटेड। ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन डी फेडरल बैंक लिमिटेड होगा। कौन सा? फेडरल बैंक लिमिटेड जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, वो एक जो है क्या कह सकते हैं आप, निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है। और जो फेडरल बैंक का मुख्यालय है वह अलुवा केरल में है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक है वह कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक, यह 2015 की सिचुएशन के हिसाब से पूछा गया था। आपको जो आंसर देना है वह है करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे बड़ा जो बैंक है दोस्तों वो अभी भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा हो, बाजार पूंजीकरण हो तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी जो है वह सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया? तो इसको नेशनलाइज करने के बाद कौन सा नाम दिया गया है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक को। ठीक है। तो SBI का राष्ट्रीयकरण जब नेशनलाइज्ड बैंक के पहले इसका नाम जो हुआ करता था वो नाम हुआ करता था द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन जो हुआ है जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था और 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय करके द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो आप देख सकते हैं आज़ादी से पहले की बात है, 27 जनवरी 1921 को। ठीक है। तो ये सारे बैंक थे, कौन कौन से? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बंगाल। ठीक है। इनको विलय करके द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठन किया गया और SBI का नाम जो दिया गया, गठन किया गया 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में बैंकों का कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है स्वावलंबन दल। क्या कहा जाता है? स्वावलंबन दल।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा बैंक होगा? नाबार्ड होगा। ठीक है, कौन सा बैंक? नाबार्ड। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साथ ही नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की। भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। अच्छा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, वही क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर दोस्तों एक तथ्य और याद रखना है कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1982 ईस्वी में, यह किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इस समिति का नाम है शिवरामन समिति। कौन सी समिति है? शिवरामन समिति। नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो वही क्वेश्चन बार बार, ठीक है, कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ना तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि आयात निर्यात दैट इज एग्जिम बैंक स्थापित कब हुआ था, यानी इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1982 ईस्वी में। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में हुई थी, ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण जो स्वामित्व है वह भारत सरकार के पास है। किसका? एग्जिम बैंक की स्वामित्व जो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है वो कौन सा राज्य है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद जो है ये परिवर्तित हो गई बैंक के रूप में। और बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बार बार इसको पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, वर्ष 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो याद रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था कब किया गया था? तो वर्ष 1949 ईस्वी में। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी पढ़ते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के पेपर में पूछा गया है 2018 में। बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन सही हैं और इनमें से एक कथन गलत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी जो दूसरा ऑप्शन दे रखा कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल सही है।
दोस्त तीसरा ऑप्शन है कि शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है, तो ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन जो रहा डी वाला कि बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला कथन दिया हुआ है वह गलत है। तो बैंकिंग लोकपाल के बारे में देखिए कि बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा जो है दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्धन्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंकों और बैंक के ग्राहकों को बुलाने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित यानी जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, क्षेत्रीय बैंक हो गए, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल होते हैं। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता है, अगर करता भी है तो कोई बस नॉमिनल फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया 2018 में कि वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो इसमें से एक के अलावा जो है चुनना है। तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसके अलावा सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया गया लेकिन उनमें से एक नहीं? तो यहाँ पर उसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि औद्योगिकीकरण। भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा सरकार, कौन सी सरकार थी? तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकरण इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना शामिल था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, बाकी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो डिसइन्वेस्टमेंट का है काफ़ी जारी है। आप बजट में भी पढ़े होंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो है सरकार का जो टारगेट है अमाउंट कलेक्शन का कितना है, तो 1,75,000 करोड़, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने जो करंट वन लाइनर जो पीटी का है, ठीक है, पेट करंट कैप्सूल जो परीक्षा मंथन का है उसको ज़रूर कवर कीजिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन उसी में से सब आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 800 MCQ की सीरीज़ चल रही है उसको भी कवर कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कौन जो है विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग यानी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो है जीबी रामकृष्णा आयोग, ठीक है। कौन सा? जीबी रामकृष्णा। डिसइन्वेस्ट से आगे चलते हैं। तो भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका जो काम है विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीबी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? तो ये देखिए 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, समझ रहे हैं, ना कि ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा आय का हिस्सा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप बजट में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बजट का वीडियो हम जो कराए हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, तो याद रखना इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आंसर दिया है कि यहाँ पर विकल्प के हिसाब से आपको चूज करना है, ठीक है। प्रश्नकाल में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा जो अधिक हिस्सा उत्पाद शुल्क था, बजट 2021-22 के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क नहीं है। आय का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह वस्तु एवं सेवा कर है, जो कि 15% है। यहाँ पर 4 विकल्पों में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा है कर है, तो इनकम टैक्स का है 14% का, जबकि निगम कर का कितना है तो 13% का, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन आपको जो देखना है बजट 2021-22 का, यहाँ पर विकल्पों में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, तो वस्तु एवं सेवा कर का है। लेकिन अगर आप बजट पढ़ेंगे तो इस विकल्प के हिसाब से ना हो करके, अगर आपको पता है, अगर एग्ज़ाम यहाँ पूछा जाए कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपको जो करंट सिचुएशन के हिसाब से लगाना है वो होना चाहिए। देखिए बजट जो हमने कवर किया है, ठीक है, उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा सरकार के पास पैसा जो आता है कहाँ से, तो जो है उधार एवं अन्य देवताओं से है, ठीक है। इस बार के बजट में, इस बार के जो बजट में मेंशन है वो सारी चीज़ें हमने कवर कर रखा है, जरूर कवर कीजिएगा करंट अफेयर्स वाले टॉपिक को, ठीक है। तो इस बार के जो बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा सरकार के पास है आने का, वो है उधार एवं अन्य देवताएँ से। फिर जो है दूसरे नंबर पर जीएसटी है, समझ रहे हैं, दूसरे नंबर पर जीएसटी है। अगर यही विकल्प में होता, पहला ऑप्शन हो जाता उधार एवं अन्य देवताएँ, दूसरा बिक्री कर, तीसरा आयकर और चौथा होता जीएसटी, तो आप क्या क्लिक करते, सबसे बड़ा हिस्सा, पहला ही ऑप्शन क्लिक करते उधार एवं अन्य देवताएँ से। कितना परसेंट है, 36% का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें बजट में कवर है, आप ज़रूर कवर कीजिएगा, ठीक है। पैसा कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, कौन सी योजनाओं में सबसे ज़्यादा बजट जो है अमाउंट अलाट किया गया, ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा क्या रहा। तो देखिए ये सारी चीज़ों आप इसको प्रश्न को मत पढ़िए, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में आना है वो है करंट सिचुएशन का, ठीक है, कि फिजिकल डिफिसिट कितनी है वर्तमान में। तो आपको याद रखना है कि जो बजट 2021-22 के अनुमान के हिसाब से कितना है फिजिकल डिफिसिट, तो याद रखना राजकोषीय जो घाटा है 6.8% है। देखिए जो पेट करंट अफेयर कैप्सूल है ना, जो लेक्चर नंबर कौन सा है 1, 2, 3 और 4, 5, लेक्चर नंबर जो 5 होगा ना, उसमें जो है ये चीज़ें कवर की गई, आर्थिक बजट एवं जो आर्थिक समीक्षा है, समझ रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कवर है दोस्त। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है। गैर योजना, तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा ब्याज का भुगतान। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको बजट से करंट से रिलेट करनी है, ठीक है, क्योंकि जो बजट, देखिए जो बजट का चार्ट होता है जिसमें कि मेंशन होता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना, ये सारी चीज़ें, तो वो जो ग्राफ बना होता है, ठीक है, उसको ज़रूर आप एक बारी देख लीजिएगा, वहीं से टर्म उठा के पूछ लेंगे। अब यहाँ से जैसे पूछ लिया है गैर योजना व्यय, तो गैर योजना व्यय आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, समझ रहे हैं, तो ये राजस्व व्यय एक तरह का है, ठीक है, राजस्व व्यय। तो ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़िएगा बजट से अच्छे से, ठीक है। साथ ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि जो राजस्व व्यय या गैर योजनागत व्यय, इन सारी चीज़ों को जो है वर्ष 2017-18 में इनको जो है रंगराजन समिति की सिफारिश की अनुशंसाओं पर जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, इस टर्म को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तथ्यों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में वर्ष 2016-17 की रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान रहा। तो एक्चुअली ये भी चीज़ें जो है कि
करंट की पार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप जो है कट कर दीजिए, आगे चलते हैं, आपको करंट सिचुएशन से मेंशन कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डिफेंस में कितना एक्सपेंस है, अमाउंट अलाट किया गया है बस 2021-22 के बजट में, ये सारी चीज़ें आप बजट में ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से, यूपी बजट से, इनसे जो है आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स का जो पार्ट है ना, वो आपका 10 नंबर का है, और इकोनॉमिक भी बेसिक पूछी जाएगी 5 नंबर की है। तो आप देखेंगे कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसमें आपको 1 नंबर तो आपको करंट से ही रिलेट करवा देंगे, 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय नेशनल इनकम से संबंधित कुछ हो जाएंगे, कुछ आपके टर्म हो जाएंगे बेसिक, बस ये से ज़्यादा थोड़ी कुछ पूछेगा, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें 5 नंबर में कवर करके हटा ले जाएंगे। पेपर जाके वहाँ आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो बेसिक टर्म पूछे थे। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक से कवर करिए, ठीक है। आप टू द पॉइंट नोट कवर कर लीजिए, वहीं से सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी सिलेबस के हिसाब से, उतना ही आप कवर करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन जो है भारत में थोक मूल्य, ठीक है, थोक मूल्य, तो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है, ठीक है, तो होल प्राइस इंडेक्स जो है, जो जारी किया जाता है, उनके जो घटक होते हैं, यानी उनका जो इंडेक्स जारी किया जाता है, वो बेसिकली किस किस टॉपिक या किस किस पॉइंट पे अध्ययन किया जाता है, उनके बिहाफ पे जो है वो सूचकांक जारी किया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही है, मुख्य घटक क्या है यहाँ पर। तो आपके पास विकल्प हैं, पहला प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन एवं बिजली है, सेवाएं हैं, विनिर्मित उत्पाद हैं। तो आइए ऑप्शन देखिए, ये तो आपकी कथन, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 7वां, और ये रहे आपके विकल्प। इसमें से चूज करना है कौन कौन से जो है वो मुख्य घटक शामिल होते हैं थोक मूल्य सूचकांक में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है, देखिए, प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन और बिजली, साथ ही साथ विनिर्मित जो उत्पाद हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक जो है, जो जारी किया जाता है उस पर। जबकि इसमें जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो भारत में मूल्य थोक सूचकांक के मुख्य घटक कौन से? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पाद हैं। और भारत में नीतियों के निर्माण में जो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 की भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो बेसिक टर्म है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कर हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं प्रत्यक्ष कर, और कौन कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा, अगर आप जीएसटी जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज यानी सेवा टैक्स, सर्विस टैक्स, तो आप क्लिक कर देंगे कि हाँ सर्विस टैक्स जो है वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर हैं, पहले नंबर तो प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, आयकर, संपत्ति कर हो गया, जैसे कि संपत्तियों की, जैसे कि ज़मीनों में बेचते हैं लोग, ठीक है, तो उस पर कहे कैपिटल गेन लग जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब कैपिटल गेन ये सब इनकम टैक्स के पार्ट हैं, ठीक है। निगम कर है, ये सभी की सभी जो है वो कौन से टैक्स होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में। तो इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में। संपत्ति कर आ जाते हैं, ठीक है, यानी जिसे कि आप वेल्थ टैक्स कह सकते हैं, ठीक है। और निगम कर हो गया। अब केंद्र के जो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं यानी उत्पादन कर, जिसे आप कहेंगे क्या कहेंगे, एक्साइज ड्यूटी, समझ रहे हैं। आयात कर हो गया, जो आपका आयात कोई चीज़ अगर किसी दूसरे कंट्री से आ रही है अपने कंट्री पर, तो उस पर जो शुल्क लगता है उसको क्या कहा जाता है? आयात कर होता है, यानी कस्टम ड्यूटी है। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर है, समझ रहे हैं। फिर सेवा कर यानी जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अप्रत्यक्ष कर में आती है। राज्य सरकारों के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर है, जैसे कि सेल्स टैक्स, बिक्री कर हो गया, राज्य उत्पादन कर है, ठीक है। मनोरंजन जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है, तो एंटरटेनमेंट टैक्स किस कैटेगरी में आता है? तो याद रखना है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स ही कैटेगरी में है। और यह जो है इसका जो
वसूली होती है वो राज्य सरकारों के द्वारा होती है, ठीक है। वर्तमान में सेवा कर को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है, ठीक है। यानी सेवा जो कर है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स की श्रेणी में, पहले सर्विस टैक्स होता था, अब उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। जीएसटी देखा होगा आपने कि जीएसटी डे अभी हाल ही में मनाया गया 1 जुलाई को, मोदी जी ने रातों रात जो है लागू किया था, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में आयकर को क्या कहा जाता है। आयकर को यानी इनकम टैक्स को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन राजस्व व्यय का उदाहरण है। राजस्व व्यय 2016 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्व व्यय का उदाहरण। तो इसका सही जवाब होगा एक प्रिंटर की मरम्मत। एक प्रिंटर की मरम्मत, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो राजस्व व्यय समझ सकते हैं एक तरह का जो है वो रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, करंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, अगर बेसिक इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है तो। देखिए राजस्व, देखिए जैसे कि फैक्ट्री शेड का निर्माण अगर किया जा रहा है तो एक तरह से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। शुरुआती दौर में कोई फैक्ट्री स्थापित हो रही है, अब फैक्ट्री मान ली कोई स्थापित कर दिया, उसके बाद आपने ये एक तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। अब इसके साल भर में इसके दौरान इसमें कुछ पुर्जे जोड़ रहे हैं, कुछ इसमें से कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, तो या मशीन की जो है फैक्ट्री के निर्माण के दौरान उसका रिपेयरिंग करवा रहे हैं फैक्ट्री की, तो ये सारी चीज़ें वो जो है राजस्व में चली जाती हैं, राजस्व व्यय में, ठीक है। यानी कि जो साल भर में बार बार अगर खर्च कर रहे हैं, तो ज़मीन की खरीद करना, तो ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समझ रहे हैं। एक नई मशीन की स्थापना करना, ये सभी के सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आते हैं। प्रिंटर की मरम्मत अगर आप करवा रहे हैं, मरम्मत यानी रिपेयरिंग के तौर पर, तो वो जो है अगर यहीं पर होता है एक प्रिंटर की को खरीदना, तो आप क्या कहते, एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, ऋणों के अनुपात पर किए गए व्यय आदि। दिए गए प्रश्न में प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है, इसमें सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो राजस्व व्यय क्या होता है, एक तरह से वित्त वर्ष में किए जाने वाले एक अनुमानित व्यय होते हैं, ठीक है, कि हाँ इतने खर्चे हमारे होंगे, जिससे ना तो कोई आपका जो है निर्माण होगा संपत्ति का, ना ही कोई उससे आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, देयता। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप इतना समझ रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। विकास व्यय में, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कौन सा जो है वो व्यय शामिल नहीं है, यहाँ पर ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है रक्षा व्यय है, दूसरा है आर्थिक सेवाओं पर व्यय है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो शामिल नहीं है वह है डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रक्षा व्यय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो केंद्र सरकार के विकास व्ययों में रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, ठीक है। ना तो डिफेंस में जो खर्चे अमाउंट बजट में जो अलाट किए जाते हैं उसका कोई ना तो ऑडिट होता है, और ना ही जो है उस पर किसी का राइट होता है, अधिकार होता है, समझ रहे हैं, कि कहाँ पैसा आया, कितना खर्च हुआ। रक्षा से संबंधित है, वो देश की जो है गोपनीयता का संबंध है वहाँ पर, ठीक है, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा क्या नहीं। तो वहाँ पर जो विकास व्यय, जो रक्षा व्यय है उसका कोई शामिल जो है नहीं होता है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमने रक्षा में इतना खर्च किया, समझ रहे हैं। तो सीएजी की इसकी कुछ जांच भी नहीं कर सकती है। ये सारी चीज़ें आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्त व्यवस्था पर क्या अर्थव्यवस्था प्रभाव क्या पड़ता है, ये बताना है। तो
सही जवाब होगा दोस्तों कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वह है मुद्रास्फीति। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आय से अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो ये चीज़ें आपने डिमांड एंड सप्लाई बेसिक पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि सिलेबस में डिफाइन नहीं है, बस हाँ आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से, लेकिन इस बार के सिलेबस में आप देखेंगे पीटी के, इसमें निर्धारित किया गया है कि इस टॉपिक से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पूछेंगे। समझ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछेंगे और कौन कौन से टॉपिक है इन्होंने वो भी कवर करा है। अब बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बुकों को पीएचडी करेंगे और पता लगा पढ़ना थोड़ी है, थोड़ा सा पढ़ना है और पढ़े जा रहे हैं, ना तो तैयारी हो पा रही है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। तो आप सिलेबस वाइज ही कवर कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लीजिए और कुछ प्रैक्टिस सेट को जो है अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि आपके अंदर लगे कि हमने कवर किया है। तो आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस के हिसाब से आप टॉपिक वाइज कवर कर लें अच्छे से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा लें और साथ ही कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें। बस इससे अच्छा बेटर तैयारी करने का कोई तरीका थोड़ी है। आगे चलते हैं। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहा जाता है? जब अर्थव्यवस्था में जो पैसे की आपूर्ति है, जो सप्लाई है पैसे की, वो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से क्या है, अधिक हो जाती है। समझ रहे हैं, तो क्या होता है, क्या कहा जाता है उसको? तो इसका सही जवाब होगा, उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इन्फ्लेशन, आपको क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है और एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। ना तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता है? सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सकल घरेलू बचत में, तो आपका सही जवाब होगा प्रमुख जो योगदानकर्ता होते हैं वो होते हैं परिवार। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जो कि आपकी सिलेबस में दे रखा है। इस सिलेबस, इस टॉपिक के आधार पर प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। उस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा एग्री उड़ान। क्या होगा? एग्री उड़ान। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संबंधित निवेशकों से जुड़ने सक्षम बनाने के लिए कब 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? मेक इन इंडिया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो याद रखना है आपको कि मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। साथ ही इम्पॉर्टेंट तथ्य आपको ये याद रखना है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई है, तो वो है 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है, तो 25 केंद्रों पर केंद्रित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वस्तु एवं सेवा कर। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है, इसकी जो नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम जो स्लैब रेट है वह कितना है। मैक्सिमम जो स्लैब रेट है जीएसटी का वह कितना है, तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्लैब रेट है वह है 28%। ठीक है, मैक्सिमम कितना 28%। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक कर व्यवस्था में वर्तमान में 5 स्लैब हैं। पहला 0% है यानी कि 0% है, दूसरा है 5% और 12%, 18% तथा 28%। सबसे ज़्यादा 28% जीएसटी ऑटोमोबाइल तथा विलासिता की वस्तुओं पर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, कितने घटकों में। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 2 घटकों में जो है वो विभाजित किया गया है। तो जो जीएसटी है एक तो केंद्रीय कर होता है, दूसरा है राज्य का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाए गए कर होते हैं वो है सीजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और दूसरा जो आता है दूसरा जो घटक है जीएसटी का वो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो टैक्स जो है वो लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कोरोना में आपने देखा होगा इकोनॉमी संभालने के लिए हमारे जो पीने वाले थे वो लाइनों में खड़े थे। समझ रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। अब इकोनॉमिक संभालने के लिए खड़े थे लाइन में, भीड़ भड़ा थी अच्छी खासी। तो आप समझिए कि जो शराब पर जो टैक्स लगाया जाता है वो जो है एसजीएसटी के अंतर्गत आता है, यानी स्टेट जीएसटी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई यानी किस वर्ष जो है 1 जुलाई को इसको लागू किया गया था, पेश किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा वर्ष 2017 में। कब, वर्ष 2017 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने उस समय देखा होगा कि मोदी जी ने नोटबंदी किया था वर्ष 2016 में। समझ रहे हैं, उस समय यूपी की इलेक्शन आने वाले थे, तो उस समय नोटबंदी हो गई। तो उसी के 2017 में तुरंत जो है जीएसटी को भी ले आए थे रातों रात, है ना। काफ़ी न्यूज़ में रहा कि रातों रात जीएसटी लागू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आजकल जनसंख्या कानून का चल रहा है। ठीक है, काफ़ी जो है न्यूज़ में चर्चाएं हो रही हैं। समझ रहे, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो है हमारा मिसलेनियस से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो इन टॉपिकों में नहीं कवर, आइए मिसलेनियस में कवर करके फिनिश करते हैं पूरा इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम के हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो देखिए, अब यह जो प्रश्न है आपका वो संबंधित है आपका किससे, ये संबंधित है आपका बजट से। समझ रहे हैं। और यहाँ पर 2019 नहीं, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि 21-22 के हिसाब से। ठीक है, जो कि आप केंद्रीय बजट में पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है वह इसी में मनरेगा के ही तहत आवंटन किया गया है। समझ रहे हैं। लेकिन यह तत्कालीन 2016 वाला परीक्षा जो हुआ था, प्रारंभिक जो मैंने जो दोबारा जो समृद्ध और अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा हुई थी, क्योंकि ये 2016 का तो वैकेंसी रही लेकिन बाद में हुई थी। ठीक है, पेपर। तो ये चीज़ें 2019-20 में पूछी गई थी। लेकिन आपको तत्कालीन जो आपका करंट सिचुएशन है कि महात्मा गांधी में
जो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा तहत जो है सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। ठीक है, याद रखना है। बजट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि 73,000 करोड़ रुपया जो है किया गया है अलॉट। ठीक है, मनरेगा के तहत, जो कि सबसे ज़्यादा है इसमें आवंटन 73,000 करोड़। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18-19 का दिया हुआ है, तो इसमें 21-22 का नहीं दिया हुआ है। तो बजट आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिया है। कितना है बजट में अलॉट? तो 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन है मनरेगा के तहत। याद रखना, अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको याद होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? आपके पास पहला ऑप्शन है 2016-17, 2018-19 है, और एक ऑप्शन और ले लीजिए आप, ऑप्शन सी आप ले लीजिए 2017-18, और ऑप्शन डी आप ले लीजिए 2020-21 ले लीजिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा आपका वर्ष 2017-18, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, क्या प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदित किया गया। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि जिनके नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। ये कब जो है लागू किया गया, इसकी मोदी जी ने कब घोषणा की थी, इसको कमेंट करके बताइएगा, डेट इम्पॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसको भी कमेंट करके बताइए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये किस वर्ष में लागू की गई, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 75% की सब्सिडी प्रदान की जाती है एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के तहत। देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा 75% की, जबकि राज्य सरकार द्वारा 15% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, और लाभार्थी जो होते हैं इसमें मात्र अपना 10% हिस्सा जो है वो एक्सपेंस करते हैं, पूरा प्राइस जितना होता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर चौथा की अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो यह जो है वर्ष 1948 ईस्वी में। ठीक है, अन्न उपजाऊ अधिक। स्वतंत्रता के बाद कृषि को समृद्धशाली बनाने के लिए एक्सटेंसिव एक्सटेंशन प्रोग्राम नीति के तहत वर्ष 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के आधुनिकतम तकनीक एवं बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है किसान विकास पत्र। क्या है? किसान विकास पत्र। नेक्स्ट है कि 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गाँव में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? तो वह कौन सी योजना है दोस्तों? तो इस योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। साथ ही आपको याद रखना है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 11 अक्टूबर वर्ष 2014 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है, और इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं।
तो इसका सही जवाब होगा अंतरिक्ष साहसिक परराष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल नहीं है। बाकी सारे के सारे जो विकल्प दिए हैं वो शामिल हैं। साथ ही हृदय का फुल फॉर्म क्या है, इनको याद रखना है। अमृत का फुल फॉर्म क्या है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है, हृदय का फुल फॉर्म क्या है, अमृत का फुल फॉर्म क्या है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दी गई जानकारी के मिशन की पहचान करना है आपको। ठीक है, जानकारी क्या है कि केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। तो किस योजना की घोषणा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जनजातीय बच्चों के समुदाय को शिक्षित करने के लिए बजट 2018 में जो योजना लागू की गई थी, उस योजना का नाम रहा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की थी। यह जो स्कूल है वह जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होंगे। ठीक है, किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। सिंपल सी बात है, अगर यूनियन बजट में है तो केंद्र सरकार का ही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जो अमृत योजना है यह कब लागू की गई थी, तो 25 जून 2015 को। डेट अगर याद नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वर्ष ज़रूर याद रखना है किस वर्ष योजना का शुभारंभ किया गया था, तो 15 में। ठीक है, साथ ही अमृत का फुल फॉर्म क्या है, तो ज़रूर याद रखना है। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य दो यहाँ पर याद रखना है। इस योजना का ध्येय क्या है कि शहरी भारत का कायाकल्प करना है और यह भारत सरकार की आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनका जो वार्षिक टर्नओवर है, यानी जो पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार है, वह कितने करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। तो यह जो है प्रश्न पूछा गया है 2016 में, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो बजट 2020-21 यानी पिछला जो बजट पेश किया गया था उसमें जो रहा लिमिट वो 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनकी पिछले वर्ष का जो वार्षिक टर्नओवर है वह 100 करोड़ से अधिक नहीं है। अब 100 करोड़ जहाँ एक हो गया तो जो है स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत फाल नहीं करेगी। ठीक है, तो लिमिट कितनी है, 100 करोड़ से अधिक अगर नहीं है यानी 100 करोड़ तक, तो आप स्टार्टअप इंडिया योजना का जो है कानून जो है वह उन संस्थाओं पर लागू होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ है। तो सही जवाब होगा अप्रैल 2014 से। 13वां क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा ई रकम क्या है, ई रकम नामक एक नया पोर्टल किस उद्देश्य के लिए जो है वो शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ई रकम पोर्टल की जो शुरुआत की गई है वो वर्ष 2017 में की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंडों की जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों 12 मानदंडों को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री कौन सी जो है बीमा योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है, तो वर्ष 2016 में। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपके सामने कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वो संरक्षित करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं 50% है, 60% है, 70% ले लो और 80% ले लो। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 50%। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रधानमंत्री किसान
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी राशि निवेश किया गया है यानी तत्कालीन रहाइया। तो इसका जो सही जवाब होगा 50 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1998 और 99 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी और यह योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी फसल है। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सरकारी बैंकों तथा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था जो है वो नाबार्ड द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत की गई है 1998-99 में और इसका जो मैनेजमेंट है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, परंतु किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक जो भागीदारी होती है वह व्यापारिक बैंकों की होती है, कमर्शियल बैंकों की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह होगा सामान्यतः जो है नाबार्ड के द्वारा नहीं निर्गत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रीजनल जो बैंक है उन संबंधी जो लोन वगैरह देते हैं वो अपना जो है किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो अपना KCC वगैरह वो अपना जारी करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो सामान्यतः जो है ये निर्गत नहीं करता है। नाबार्ड बाकी व्यापारिक बैंकें होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे और ये सहकारी बैंकों द्वारा वो निर्गत किए जाते हैं, KCC। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी। तो याद रखना है कि वर्ष 1995 में मध्याह्न योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का जो ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो साफ सफाई का ध्यान है रखना है, जांच पड़ताल करनी है, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वह जो है रोज़ाना होनी चाहिए, दैनिक तौर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22वां कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना, कौन सी योजना? जननी सुरक्षा योजना का जो शुभारंभ है वो किसके जन्म दिवस पर हुआ है? तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी। तो याद रखना है कि जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत ही 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। तो आपको यहाँ से ये भी जानकारी मिल रही है कि सुरक्षित मातृत्व दिवस जो हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित कराना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा तीसरा और पांचवा। ठीक है, यानी 3 और 5। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। भारत में पहली बार वर्ष 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया था। वर्ष 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया और नई PSF घोषणा की गई 2014-15 के बजट में की गई थी। ठीक है, नई। तो आगे चलते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, आप इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुनर्वास लाभ। कौन कौन से लाभ सम्मिलित होते हैं? चिकित्सा लाभ हो गया, बीमारी लाभ है, विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, आश्रित लाभ एवं अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं प्रसूति व्यय। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के द्वारा। तो याद ये भी रख सकते हैं, आपको ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लो पूछ लिया जाए कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष का है, तो वर्ष 1948। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 है कि झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत, तो झुग्गी बस्ती मुक्त भारत जो बनाना है दोस्तों किस अंतर्गत योजना के अंतर्गत है। तो यह योजना का जो नाम है वो है राजीव आवास योजना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा राजीव आवास योजना।
झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना की शुरुआत की गई थी और यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी। यह कार्यक्रम आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। योजना की कार्यान्वयन जो अवधि है 2023 से 22 तक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता की जो सब्सिडी जो धनराशि है वह कितनी है? तो यह है 25% और 7,500 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की जो इकाई लागत है वह कितनी है? तो कितनी लागत है जितनी की जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम जो कॉस्ट है, लागत है इस योजना के तहत वह कितनी है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा मिनिमम जो है वो 50,000 है। क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 70। क्वेश्चन नंबर 29 है कि SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो इस योजना का पूर्ण रूप आपको बताना है, फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो अप्रैल जो है 1999 में हुई थी और इस योजना का नाम बदल दिया गया है नवंबर 2015 में और इसका नाम हो गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। DNRELM। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नामकरण कर दिया गया। नया नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन सा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो सही जवाब होगा PURA। ठीक है। पूरा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका शहरों एवं शहरी सुविधाओं को व्यवस्था करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है इसमें जो राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन का जो अनुपात रेशियो है वो क्या है? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रेशियो है दोस्तों वह होगा, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड लग रहा। ठीक है। देखिए प्रश्नकाल में इंदिरा आवास योजना में लागत वहन केंद्र और राज्य के मध्य जो रहा वो 75:25 का रहा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो रेशियो है इंदिरा आवास योजना में सेंट्रल का जो है कितना है? तो सेंट्रल का है 75। ठीक है। कितना? 75। वहीं पर अगर पूर्वोत्तर की अगर बात की जाएगी तो 90:10 है। यानी अगर पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात की जाएगी तो याद रखना है पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम को छोड़ करके जो इस योजना के तहत जो सब्सिडी होगी गवर्नमेंट की, यानी जो पैसे अलॉट किए जाएंगे, आवंटन होगा इंदिरा आवास योजना के तहत, उसमें जो रेशियो है वह 75% तो केंद्र देगी और 25% जो है वो स्टेट देंगी। लेकिन वहीं पर अगर पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात की जाएगी सिक्किम को छोड़ करके तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा वह होगा 90% और 10% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी पूर्वोत्तर राज्य वाले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि MGNREGA दैट इज मनरेगा। तो ये मनरेगा में के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्रीय और राज्य सरकारों का जो हिस्सा है वह कितना है? जो कि आज भी मनरेगा देखे होंगे, कोविड-19 के दौरान भी मनरेगा में बहुत सारे रोज़गार जो है वो जो मज़दूर शहरों से जो है भाग करके गांव में गए थे उनको जो है रोज़गार के तौर पर वहां पर काम दिया गया था। तो ये सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसमें जो रेशियो होता है केंद्र सरकार का 75 है और स्टेट का 25 होता है। ठीक है। यानी जो बजट मनरेगा के तहत अलॉट होता है उसके तहत जो खर्चे होते हैं उसमें आप देखेंगे कि 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दैट इज मनरेगा लागू किया गया। तो याद रखना है कि मनरेगा कब लागू हुआ है? तो यह है 2005 में।
जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 2 मजदूरी देकर कितने दिन का जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। तो देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चेंज को लेकर चलना है, ठीक है। तो जो कारोबार का दिन है वो तो 100 का ही दिन है भाई, 100 दिन का ही कारोबार चाहिए। तो 100 दिन का रोजगार कोई भी जो है गांव का जो कोई भी व्यक्ति है वो 100 दिन का कार्य जो है वो मांग सकता है। वहाँ के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनसे के पास राइट है कि हमको 100 दिन का काम दो। अब वो काम चाहे नाली साफ करवाएं या कुछ भी करवाएं, समझ रहे हैं। तो काम भी खुदाई हो गया, पटाई हो गया, फावड़ा, ये सब यानी अनस्किल्ड वहाँ पर काम होंगे। अगर आपको करना है तो वहाँ आपके पास राइट है, 100 दिन का काम मांग सकते हैं, ठीक है। आपके पास अधिकार है और उनको देना ही है। अगला जो इसमें तथ्य आपको याद रखना है दोस्तों, याद ये रखना है कि नरेगा जो है 2005 में स्टार्ट किया गया था और 2 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया था। और नरेगा में यम जोड़ दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी कर दिया गया इसमें ऐड, तो यम नरेगा हो गया, ठीक है। तो यम जी को जोड़ दिया गया कब? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में जो प्रतिदिन मजदूरी है नरेगा की वो 201 रुपये है। बाकी जाके जो बजट में आवंटन किया गया है मनरेगा के तहत वह 73,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है। सही जवाब होगा गरीबी रेखा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, यह जो अवधारणा जो संबंधित है किसने दिया था कॉन्सेप्ट, तो वो थे नर्क से, ठीक है। कौन से? नक्र से, ठीक है। नर्क से नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है नक्र से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो निर्धनता का दुष्चक्र का जो अवधारणा है कॉन्सेप्ट है वो रेगनर नक्र से संबंधित है। और इस अवधारणा का जो मानना है कि इस एक देश जो है गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने की सूत्र की देखरेख कर रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यश तेंदुलकर समिति, ठीक है। तो यश का मतलब यहाँ पर सुरेश है, ना कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य है कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है। तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति है वो रिलेटेड है गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने से। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो लकड़वाला समिति है, लकड़वाला समिति और रंगराजन समिति का जो संबंध है वह गरीबी रेखा का पुनर्भाषित करने से है, ठीक है। तो लकड़वाला समिति, ये सारी चीज़ें पीसीएस एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा नेवल राष्ट्रीय आय से यानी जो ग्रास नेशनल इनकम है वह नेट नेशनल इनकम से क्या है? अधिक होती है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है पूंजी खाता भत्ता जो है वो सम्मिलित होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो याद रखना है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर भी जो है शामिल है। तो आपको जो है ये अब देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2019 ये जो है अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि विशेष श्रेणी वाले राज्य कौन से हैं। तो याद रखना है विशेष श्रेणी वाले राज्यों की जो है श्रेणी में कौन कौन से हैं दोस्तों। तो इसमें आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2016 में, ये सब डाटा जो है आपको याद रखना है करंट की सिचुएशन से। तो यहाँ पर हम करंट को बस केवल देखें बस। तो आपको जो यहाँ पर डाटा याद रखना है दोस्तों ये है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति जो आय रही, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट है 2020-21, इसके हिसाब से जो करंट प्राइस पर
प्रति व्यक्ति आय है वो 1,34,226 है। वहीं पर जो अगर पूछा जाएगा कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर कीमतों पर, तो 94,954 है। वहीं पर अगर पूछा जाता है कि वर्ष 2020-21 में प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, तो करंट प्राइस पर जो है 1,26,968 है और जो है कांस्टेंट प्राइस पर 86,456 है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा NNP एट फैक्टर कास्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? सही जवाब होगा 15.87%। ठीक है। आगे चल। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, देखिए सड़कों की उपलब्धता है, बीमा है, खनन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कॉमन सी बात है, इसका सही जवाब हो जाएगा खनन। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितना डॉलर से अधिक तक बढ़ाना है? कृषि निर्यात को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 60 बिलियन से अधिक। ठीक है। तो 60 बिलियन डॉलर से अधिक जो है ये टारगेट है वर्ष 2022 तक। बाकी आप कृषि आंदोलन देख ही रहे हैं, कृषि कानून को जो है बिल्कुल ठप्प कर दिया गया है। आगे चल। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना है? तो आपको इसका जो है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से कवर करना होगा दोस्तों, जो कि ये करंट अफेयर्स का पार्ट होगा इकोनॉमी का। ठीक है। जो कि ये सारी चीज़ें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP है। ठीक है। आपको ज़रूर याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सक्यूज़ में। तो याद रखना है, क्योंकि किसानों का आंदोलन भी और MSP भी कानून बनाने की जो है वो डिमांड भी कर रहे हैं किसान लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो याद रखना है गेहूं का जो MSP है न्यूनतम समर्थन मूल्य 21-22 की रबी विपणन मौसम हेतु कितना है? तो 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कितना? 1975 रुपये प्रति क्विंटल। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा करंट से भी आपको रिलेट करना है। तो आइए एक्सप्लेनेशन को देख के आगे बढ़ते हैं। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई है? वर्ष 1965 में। वर्ष 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसका जो मुख्यालय है कृषि लागत और मूल्य आयोग का, वह है नई दिल्ली में। इस संस्था के द्वारा कुल 22 और जबकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार द्वारा 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए जो मूल्य होता है वो MSP ना होकर के क्या कहा जाता है उसको? पारिश्रमिक मूल्य, दैट इज FRP। ठीक है। तो याद रखना है गन्ने के जो है MRP नहीं होता है, गन्ने के FRP दैट इज उचित और पारिश्रमिक मूल्य की संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला जो भारतीय राज्य है वह कौन सा था? तो वह था उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2020 में घोषणा की कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो पहला राज्य कौन सा रहा? वो रहा 2011 का, और लेटेस्ट में आप देखेंगे तो है तमिलनाडु का। आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका सही जवाब होगा 40 यानी लगभग 45 से 55%। ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना है कि इस मंच की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का जो योगदान है वह लगभग कितना है? तो आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से इसको जो है वो रिलेट करना है। ठीक है। तो याद रखना है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार रहा
19-20 में GBA जो रहा संबंध क्षेत्र 16.1% और औद्योगिक क्षेत्र का वहीं पर 26.1% और सेवा क्षेत्र का 54.3%। तो ये आपको करंट अफेयर्स है, इसको कवर करना है दोस्तों, ठीक है, कि कृषि का जो करंट है और योगदान कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्रतिशत स्रोत कृषि है? तो आप कह सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लगभग जो है, अभी हम देख करके आए हैं कि जो हिस्सा है लगभग जो है आप देखेंगे आजीविका के प्राथमिक जो स्रोत कृषि है उसका कितना प्रतिशत है, तो लगभग देखेंगे योगदान जो है वो आबादी का लगभग 49 से 40-50। अभी देख के यहाँ पर आए, यही तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं, डिस्प्यूटेड। ये चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वर्ष 1965 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया है? वर्ष 1965 में किस कृषि उपज के लिए पहला जो MSP लागू किया गया था वह किस पर जो है अप्लाई हुआ था? ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, MSP के लिए किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मान लो एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार MSP कब घोषित किया गया था, किस फसल पर, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही जवाब क्या होगा, धान पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथ ही यह भी रखना है आपको कि MSP के लिए जो गठित जो आयोग रहा उसका जो अध्यक्ष रहे, उसके अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर EML दंतवाला थे, ठीक है। बाकी दाल का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सब करंट अफेयर्स के पार्ट हैं, इनको करंट से आपको रिलेट करना है। जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चल रहा है उसको ज़रूर कवर करिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो वो सारे की सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की पार्ट है, ठीक है, उनको आपको करंट से कवर करना है कि इसका कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुखता है? मिश्रित खेती की जो प्रमुखता है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं। तो जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। ना तो क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी तो दोष हो जाएगा, परिवहन की कमी ये भी दोषी है, अनुकूल मंडी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, तो मार्केट इंटेलिजेंस की कमी ये भी जो है दोषी होगा। ठीक, कॉमन सी बात है। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुकूल मंडी, ठीक है। अनुकूल अगर मंडी है तो यह कोई दोष नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी, तो सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो जनसंख्या का लगभग 49% जो है जनसंख्या इसी पर निर्धारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ठीक है, पहला क्षेत्र यानी प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर होते हैं तो कृषि क्षेत्र में। तो देखिए इसका सही जवाब होगा जो पहला प्राथमिक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो सही जवाब होगा कृषि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आपका जो उद्योग आ जाता है, सहकारिता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके द्वितीयक सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो कृषि करना, पशुपालन, मछली पालन आदि जो है प्राथमिक क्षेत्र हैं, जबकि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो आते हैं वो होते हैं विनिर्माण के, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले काम जो होते हैं। बाकी आप तृतीयक सेक्टर में देखेंगे जैसे कि जो पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है, सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रोफेशन वगैरह जो प्रोफेशनल हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, वकील, डॉक्टर, ये सब, ठीक है। तो ये थर्ड सेक्टर में आते हैं, तृतीय में ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि वर्ष 2014-15 में भारत का कुल जो खाद्यान्न उत्पादन था वह कितना था? तो आपको इसको गोली मार देना है, ठीक है, आपको करंट का लेकर चलना है। आगे चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ वो सब करंट अफेयर्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए जो है पेड करंट अफेयर्स का कैप्सूल को कवर करिएगा अच्छे से। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने किसमें से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा GST प्रतिपूर्ति उपकर, ठीक है। क्या है? GST प्रतिपूर्ति उपकर।
तो याद रखना है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम जो किया गया, उसके बाद जीएसटी आया, तो जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से जो है स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 13 उपकरों को समाप्त किया गया, जिसमें कि स्वच्छ ऊर्जा उपकर हो गया, स्वच्छ भारत उपकर है, ठीक है, स्वच्छ भारत सेस वगैरह, यही सारी चीज़ें, ठीक है, अवसंरचना उपकर आदि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो सिंपल सी बात है, दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, वो है चाइना, और पहले पर कौन सा आता है, तो अमेरिका है। अपने भारत का स्थान देखेंगे तो वह जो है 5वें नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 65 है जो कि डिस्प्यूटेड है, ठीक है, यह यूपी यानी लोअर पीसीएस 2019 परीक्षा में हुआ था, पेपर में एग्जाम में आया था। ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी भारत की किसके विरुद्ध थे, मंद औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण की ब्रिटिश पद्धति पर, या औद्योगिकीकरण की अमेरिकी पद्धति के विरुद्ध थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, तो थोड़ा डिस्प्यूटेड है। आइए देखते हैं वास्तव में है क्या चीज़ें। तो महात्मा गांधी किसी भी देश में औद्योगिकीकरण की सिद्धांतता के विरुद्ध थे, ठीक है, तो याद रखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। उसके साथ ही वह कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। किसका? कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। वह कुछ बड़े उद्योगों की आवश्यकता को स्वीकार तो करते थे, लेकिन वे भी पूंजीवादी प्रसिद्ध पद्धति के जो है विपरीत ट्रस्टी सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थी। तो याद रखना कि देश में जो है औद्योगिकरण की सिद्धांत की विरोधी थे महात्मा गांधी, और साथ ही कुटीर उद्योगों का वो समर्थन करते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मूल लेखांकन समीकरण क्या है, यानी जो बेसिक अकाउंटिंग का समीकरण इक्वेशन होता है वो क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यह मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग है। तो जो फार्मूला होता है वो होता है एसेट इज इक्वल टू देता है, यानी लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड होता है, ठीक है। जिन्होंने कभी कॉमर्स पढ़ा होगा, यानी जिन्होंने कभी बैलेंस शीट वगैरह देखी होगी, तो बैलेंस शीट जान लो किसी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, तो ठीक है, मान लो ये बैलेंस शीट है कंपनी की। एक साइड जो है, जो राइट साइड होता है वो एसेट साइड का होता है बैलेंस शीट का, और लायबिलिटी साइड जो है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी में आप देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, ठीक है, और कुछ उनके डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस डिबेंचर क्या है, लायबिलिटी ही होती हैं। और इसके साथ ही बैंक हो गया, कुछ फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीज़ें एसेट होती हैं कंपनी की, ठीक है। तो ये बेसिक जो है फार्मूला है लायबिलिटी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक अकाउंटिंग का। तो आप कह सकते हैं कि एसेट का जो साइड होता है और ये लायबिलिटी का साइड, ठीक है, इसमें इधर का और इन सभी का जो योग आता है इक्वल ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यह होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूंजी लाभ अनुपात। इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल गेयरिंग रेशियो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। पूंजी लाभ अनुपात कैपिटल गेयरिंग रेशियो को वित्तीय लीवरेज यानी फाइनेंशियल लीवरेज के रूप में भी जाना जाता है। वस्तुतः एक तरह का ऋण का स्तर है जो एक कंपनी संपत्ति का अर्जन करने या इसके संचालन के लिए उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश कौन सा रहा? तो आपको इसको करंट से रिलेट करना है, ठीक है, आप करंट अफेयर्स में इसको कवर कीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो वर्तमान में आपको 15वां आयोग का देखना है, ठीक है। तो 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है NK सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहली बार जो है आर्थिक जो गणना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है वर्ष 1977। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी के साथ जो करंट से रिलेट करना है आपको कि जो लेटेस्ट आपका 7वीं आर्थिक जनगणना हुई है इसकी शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से? तो त्रिपुरा से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको जो है वह स्थापित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेफेड, ठीक है। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वो संगठन है भारत की कृषि निगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी? तो याद रखना है दोस्तों कि 2020 तक तो बढ़ाया गया था। ये एक्चुअली क्या है कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो मान के चलिए प्रश्न अभी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कट कर सकते हैं, बस आप जानकारी के लिए रख सकते हैं कि ये जो है वर्ष 2018 तक बढ़ा दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में हस्तांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन में कुल बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंतर्निहित बेरोजगारी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो पहला है कि गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, तो ये बात बिल्कुल सही है, विचार था इसमें। ठीक है, आगे दूसरा है कि विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, तो ये भी था, बिल्कुल सही है। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो गांव या गांव सर्वोदय पुनर्जन्म, ये भी था। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है, साथ ही जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। इसके 4 केंद्र भी हैं, एक दिल्ली में, दूसरा बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का जो है सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? सही जवाब होगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रैक्टर प्लांट है वो होशियारपुर, पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि APEDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चल। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में जो सिक्का है, सिक्के की ढलाई का एकमात्र जो अधिकार है वह किसके पास है? भारत में सिक्कों की ढलाई का, तो आप जानते हैं जो सिक्के की ढलाई का अधिकार है वह एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो वो है इंडियन गवर्नमेंट के पास, भारत सरकार के पास। ठीक है, जबकि नोटों की छपाई अगर बात आएगी तो RBI के पास। साथ ही आपको याद रखना है कि सिक्कों की ढलाई जो भारत के 4 शहरों में स्थित जो है टकसालों, यह था मुंबई, अलीपुर। ठीक है, तो मुंबई है, अलीपुर कोलकाता का, और सैफाबाद हैदराबाद का, और चेरियापल्ली हैदराबाद और नोएडा अपने उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। बैंक दे रखे हैं, उनके टैगलाइन दे रखे हैं और इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा बैंक टैगलाइन। तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी जो टैगलाइन है वो है ए बैंकर टू एवरी इंडियन, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक का, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है? इसमें बात लगा रखा है कि बढ़ती का नाम जिंदगी, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की जो टैगलाइन है वो है जिस नाम से आप बैंकर कर सकते हैं। ठीक है, जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी कोटक महिंद्रा का भी ठीक है कि लेट्स मेक मनी सिंपल, और देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो इसका सही जवाब होगा विकेंद्रीकृत की। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत सरकार द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं निर्यात होने वालों में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा चावल और चीनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आपको जो है वो करंट से रिलेट करके चलना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है
किसके द्वारा? सकल घरेलू प्रसन्नता। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा भूटान के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 ईस्वी में भूटान के चौथे जो राजा रहे जिग्मे शिंगे वांगचुक के द्वारा विकसित की गई थी। प्रसन्नता अच्छा लगने की मानसिक या भावनात्मक अवस्था है जिसे संतुष्टि से लेकर तीव्र उल्लास तक की कई सकारात्मक या खुशनुमा भावनाओं से जो है उसको परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? समझ रहे हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों वो है अमेरिका। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो अपने यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो चलता है 31 मार्च से लेकर यानी 1 अप्रैल से लेकर के, जैसे कि अब जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 21-22, तो इसको आप क्या कैसे कहेंगे कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर चलता है कि अक्टूबर से लेकर के 30 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 85 है ब्रेक्सिट क्या है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना। तो ये 2016 में जब रघुराम राजन जो है पद से हटे थे तो मीडिया वालों ने अपना एक शब्द दिया था ब्रेक्सिट, ठीक है। तो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर जो है वो ब्रेक्सिट शब्द का प्रयोग किया जाता है और संभवतः जो है इसी शब्द को रघुराम राजन नाम द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने पर इनको जो है प्रयोग में लाया गया था ये शब्द, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब होगा वो होते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला दे रखा है कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन का सुझाव है। उन्होंने क्या कहा है कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इन पर जो है वो आपको जो है विचार करना है, ठीक है, कि कौन से कथन जो है वो अमर्त्य सेन से संबंधित हैं, इन्होंने क्या कहा था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा 2, 3 और 4, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा था कि जन उन्मुख होना चाहिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय जो है बचाव भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? तो सही जवाब क्या होगा? यह इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के हिसाब से आपको देखना है, तो ये करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको लगाना होगा, ठीक है। तो इसको आप जो है कट कर सकते हैं, आपको करंट से रिलेट करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होगी? सही जवाब होगा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक विकासशील, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो अगर किसी विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बेरोजगारी बढ़ा सकती है, वहीं एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी निर्यात में वृद्धि नियोजन या रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद की आयात का मान सबसे अधिक है? तो इसको आपको करंट से रिलेट करना है, ठीक है। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत नियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है? तो सिंपल सी बात है, ये सेबी को प्राप्त है, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 94 है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर जे.के. मेहता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, JB से। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन दैट इज माइग्रेशन क्या होता है। तो इसको आप सिंपल से आप कॉमन सेंस भी कर सकते हैं कि माइग्रेशन का मतलब होता है देश के बीच में लोगों का संचालन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने को अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन ये अंतिम सांस ले रहा है दोस्तों। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। यह किस कॉन्सेप्ट की बात की जाती है यहाँ पर। तो यह जो है आप समझ सकते हैं जो है अकाउंटिंग यहाँ पर प्रिंसिपल की बात की जा रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सुनाम प्रतिष्ठान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि कोई बिजनेस होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ ये माना जाए कि ये बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। तो समझ रहे हैं उसको, या कॉमन लैंग्वेज में समझिए अकाउंटिंग सिद्धांत। ठीक है, कि व्यवसाय जो हम स्टार्ट करेंगे वो चलता रहेगा, यानी ऑन गोइंग रहेगा। गोइंग कंसर्न इसी को कहा जाता है, सुनाम प्रतिष्ठान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस प्रकार का जो है खाता सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। तो आप कह सकते हैं एक तरह का रियल अकाउंट होता है। ठीक है, व्यक्तिगत एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें कि डेटर और क्रेडिटर भी होते हैं। नगद अकाउंट, कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। क्रेडिट में देखेंगे कि जो आपके क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, तो जो कॉमर्स से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं उनको ये सारी चीज़ें बेसिक आ रही होंगी। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है कि जो जिनमें ना तो असेट और लायबिलिटी से जो संबंधित है उसका जो रियल अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका रियल अकाउंट की एग्जांपल जैसे कि मैं अगर दे दूं, जैसे कि हो गया असेट में रियल अकाउंट में आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट का आप लीजिए। बैंक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। बैंक में क्या होता है, आपके अकाउंट में अगर जो है पैसे ज़्यादा होते हैं तो आपके यहाँ असेट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर इशू होते हैं तो वहाँ पर कभी कभी जो है लायबिलिटी से संबंधित भी हो जाता है। ठीक है, पैसे ज़्यादा आपने निकाल लिया, फिर आपकी लायबिलिटी होती है देने के लिए। तो बैंक अकाउंट एक तरह का कैसा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में जैसे आएगा किसी का नाम हो, राम, नाम, रहीम, इस तरह के। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। वास्तविक खाता जो रियल अकाउंट होता है एक सामान्य बही खाता है जो लेखांकन वर्ष के अंत में बंद नहीं होता है। यानी अगर क्रेडिट है तो जो है आगे बढ़ेगा, डेबिट है तो आगे आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। वास्तविक खातों को अस्थायी खाता भी कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 99 है कि जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपकी परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन सी बात हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपकी पसंद और नापसंद। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिल रहे हैं तो आपकी जो चीज़ है आपकी परिचय में नहीं होनी चाहिए, वो आपकी पसंद और नापसंद। आप मिले और किसी से बताने लगे ये हमारी पसंद, ये हमारी नापसंद, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन के तौर पर वहाँ पर जा रहे हैं तो आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कॉमन सी बात। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो गया लेकिन ठीक है, जल्दी जल्दी जो है इसको कवर कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है जिसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई आप रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो आप कह सकते हैं, इसको भी आप करंट से ही रिलेट करना है आपको। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा अधिक जो है पूंजी निवेश किया गया है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही घंटा को अगर आप दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता रहेगा चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का जो आपका सिलेबस क्रमांक नंबर होगा वो होगा भारतीय संविधान और भारतीय लोक प्रशासन का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।